नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। अभी पटना में हूं, बिहार की राजधानी में, और यहां राजनीति बेहद गर्म है। हमने सोचा कि जरा पटना चला जाए, देखा जाए। कल परसों से आपको हो सकता है कि कुछ ग्राउंड रिपोर्ट भी देखने को मिले। हालांकि मेरी व्यस्तता है, मुझे जल्द से जल्द लौटना है, आपके पास आना है, और अ, कई कार्यक्रम वैसे हैं अ, जो इधर उधर जाने के। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी खबर पटना में मिली है, और एक बहुत बड़ा प्लान फिर से, कल जो मैंने आपको बताई थी महाराष्ट्र का, वो प्लान एक लग रहा है कि झारखंड में सबकी नजर बिहार पर है, लेकिन मामला कुछ टेढ़ी हो गई थी, टेढ़ा हो गया है झारखंड में। झारखंड में एक बड़ा ऑपरेशन कामयाब हो गया है, और कुछ ही दिनों के बाद आपको अगर कुछ बड़ी बड़ी खबर आपको झारखंड से मिले तो आप चौंकिएगा मत। क्या खबर मिलने वाली है? महागठबंधन पूरी तरह से बिहार में ब्रेक कर गया है, और महागठबंधन के एक जो बहुत डिपेंडेबल अलाय थी, जिन्होंने अपने गठबंधन के अन्य पार्टियों को बड़ा सम्मान, उनके नेता को एक जीते 7 सीटें दी थी, एक जीत करके आए थे, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया। जहां जहां वो जाते थे उनको वो सम्मान देते थे। लेकिन अब आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि उसी पार्टी के, जिस पार्टी की सरकार है झारखंड में, जिस पार्टी ने दूसरी पार्टी जिसकी जो अपोजिशन में है बिहार में, उनके नेता को जीतने के बाद अपने कैबिनेट में जगह दे रहे हैं। लेकिन जो अपोजिशन में है उनका अहंकार, यहां पर कोई सरकार में नहीं है, उनका अहंकार यह है कि उस पार्टी को एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं। मैं चर्चा कर रहा हूं राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की। झारखंड मुक्ति मोर्चा में अब एक प्रकार से तूफान आ गया है, और जेएमएम ने यह फैसला कर लिया है कि हम अब इस अपमान के साथ और कंटिन्यू नहीं करें। 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जेएमएम का, और उसमें उनके प्रवक्ता, जो कद्दावर नेता है भट्टाचार्य जी, उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी ने कहा था, शिबू सोरेन साहब ने, कि सब कुछ बर्दाश्त करना लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं करना। तो शिबू सोरेन के नक्शे कदम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चल रही है। हम अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। और आरजेडी ने और कांग्रेस पार्टी ने हमें अपमानित किया है। तो अब क्या होगा? बिहार में तो गठबंधन टूट गया। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में 6 सीटों पर लड़ने का मन बना रही थी। उन्होंने अपने सिंबल भी बांट दिए थे, कैंडिडेट की घोषणा भी हो गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया। लेकिन अब एक दिन पहले, जब कल आखिरी दिन था नॉमिनेशन का, उसी दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह निर्णय किया कि नहीं, हम बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, हम चुनाव नहीं। जेएमएम इतने नाराज हैं, इतने नाराज हैं जेएमएम पार्टी के नेता, कि वो अब चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर, और उन्होंने कहा कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। मतलब साफ हुआ कि महागठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किनारा कर लिया, वो बाहर निकल गए। अब आरजेडी और कांग्रेस पार्टी दोनों, कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को सम्मान मिले, लेकिन सम्मान नहीं दिया। अब किसने नहीं दिया? वही अहंकारी पार्टी, वही राष्ट्रीय जनता दल। अब उनके जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके ऊपर अहंकारी होने का आरोप खाली जेएमएम के लोग नहीं लगा रहे हैं, आरजेडी के नेता भी लगा रहे हैं। कपड़ा फाड़ रहे हैं उनके घर के बाहर में, और कह रहे हैं कि करोड़ों रुपया इस परिवार ने हमसे लूटा, लेकिन हमें टिकट नहीं दी।
टिकट बेचे जा रहे हैं। एक जो कपड़ा फार वाला आपने वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, 2,70,00,000 रुपए की डिमांड की बात की गई। नॉर्थ बिहार के वो कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा कि 2,70,00,000 रुपए हमसे मांग की गई, हमने जमीन बेचा, हमने बेटे बेटी की शादी नहीं की कि एक बार एमएलए बन जाएंगे उसके बाद बेटे बेटी की शादी करेंगे। यही चल रहा है इस पार्टी में। वो कोई दूध से धुले हुए नेता नहीं थे। वो सारे स्वार्थी तत्व जो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध स्वार्थ की वजह से टिकट चाह रहे हैं, एमएलए बनना चाह रहे हैं, उनका ये विवरण है कि इस पार्टी ने हमें धोखा दिया है और इसलिए इस पार्टी के खिलाफ में काम करें। ये तो हुआ एक व्यक्तिगत, ऐसे बहुत सारे जिनके जिनके टिकट कटे हैं वो विद्रोह कर रहे हैं, अन्य पार्टियों में भी विद्रोह चल रहा है। लेकिन आरजेडी के खिलाफ जो उनके डिपेंडेबल अलाय थे, जिनके साथ वो एक स्टेट में सरकार में शामिल थे, 7 सीटें मिली थी जो बंटवारे में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अलायंस में आरजेडी को झारखंड में 7 सीटें दी, उसमें से एक जीत करके आए और एक जीते हुए उम्मीदवार को उन्होंने कैबिनेट रैंक दिया, सम्मान दिया। जहां जाते हैं उनको मंच पर बिठाते हैं, आरजेडी को सम्मान देते हैं, उनके नेता को सम्मान देते हैं। लेकिन आरजेडी ने उनके साथ क्या किया? आरजेडी ने उन्हें एक भी सीट देना मुनासिब नहीं समझा। अब खबर बिहार की नहीं है, खबर है मित्रों कि झारखंड में महागठबंधन टूटने जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी से बात हो गई है, अमित शाह जी से बात हो गई और हेमंत सोरेन गठबंधन से बाहर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनको तो मेजॉरिटी है ही, लेकिन नए गठबंधन के शागिर्द हो सकता है कि वो एनडीए फोल्ड में आ जाएं। कहा तो यह भी जा रहा है पटना की सड़कों पर कि जेएमएम असल में मुद्दा ढूंढ रही थी, अवसर की तलाश में थी कि वो अवसर मिले जब हम चोट करें और इस गठबंधन को छोड़ करके एनडीए के पाले में जाए। झारखंड की स्थिति बेहद खराब है, बेहद खराब। झारखंड को अभी पैसे चाहिए अपने स्टेट को ठीक से गवर्न करने के। पिछला 5 साल उनकी सरकार रही, दोबारा अब जो आए हैं, तो जब तक उनको स्टेट का वरदहस्त नहीं मिलेगा, किस स्टेट का मतलब केंद्र का, राज्य का मतलब राज्य यहां पर देश से समझिए, मतलब केंद्र का जब तक झारखंड को वरदहस्त नहीं मिलेगा तब तक झारखंड का विकास असंभव है। और उनको यह लग रहा है कि 29 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है और एनडीए का गठबंधन मजबूत है। हम इस महागठबंधन के चक्कर में न 3 में रहेंगे न 13 में रहेंगे। हमें इस गठबंधन का जितना जल्दी हो सके साथ छोड़ देना चाहिए। आप याद कीजिए, शिबू सोरेन की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपना शोक संदेश व्यक्त किया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री हेमंत को गले लगा करके हेमंत फपक फपक कर रो रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ। प्रधानमंत्री देखिए उनके हाथ को पकड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको जिस प्रकार की, किसी भी प्रकार की जो भी आप सुविधा चाहते हैं सब आपके लिए मुहैया होगी दिल्ली में, आप उसकी चिंता ना। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हेमंत के कंधे पर हाथ रखा, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हेमंत को कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, उसी दिन एक मजबूत भूमि बन गई। और ये उसी दिन से ये कहानी शुरू हो गई थी कि बहुत लंबे समय तक हेमंत सोरेन महागठबंधन के हिस्सा नहीं रहेंगे। और फाइनली वो दिन याद रहा हेमंत सोरेन को और तब से हेमंत सोरेन इस आस में थे कि कोई बहाना मिले और वो बहाना बिहार चुनाव मिल गया।
6 सीट का ही डिमांड कर रहे थे। 6 सीट देने में भी आरजेडी के पसीने छूट गए और उनको लगा कि भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं। भाई आरजेडी की क्या औकात है झारखंड में? आपको 7 सीट दिया उन्होंने, तो कम से कम 6-7 सीट उनको दे देते, जीत के आते, आपका भी वोट ट्रांसफर होता, उनको अपने गठबंधन में रहते। जैसे आपके उम्मीदवार को झारखंड में उन्होंने, उनकी वजह से आप जीत के आए, उनका समर्थन आपको मिला है। जब आप जीत के आए हैं तो खाली जीत करके आ गए, उसके बाद चुप्पी लगा ली, ऐसा नहीं रहा है। जीतने के बाद आपके उम्मीदवार को कैबिनेट में शामिल किया, सम्मान दिया। यही बात कह रहे हैं हेमंत सोरेन कि हमने आपकी पार्टी को सम्मान दिया झारखंड में, लेकिन हमें कोई सम्मान नहीं दिया। 6 सीट भी आप नहीं दिए, और जब हमने घोषणा की उसके बाद आपने उन सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने भी कोई बीच बचाव नहीं किया। राहुल गांधी हमें इज्जत नहीं दे रहे हैं, राहुल गांधी भी हमारे साथ कोई वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं जिसमें कि हम महागठबंधन में बने रहे। तो पहले बात हुई कि नहीं, हेमंत सोरेन 6 सीटों पर लड़ेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा, और बड़े बड़े स्टार कैंपेनर आएंगे, खुद हेमंत सोरेन आएंगे, उनकी पत्नी आएंगी, और बहुत सारे उनके पार्टी के नेता प्रचार में आएंगे और प्रचार करेंगे। इसका लाभ आरजेडी को भी मिलेगा। गठबंधन में है, गठबंधन मजबूत हो रहा है, ये आप दिखाते कि भाई इतनी पार्टियां हमारे साथ हैं। लेकिन ये शुद्ध स्वार्थी परिवार, ये अपनी पार्टी, अपने परिवार के अलावा, पार्टी भी नहीं, अपने परिवार के अलावा कुछ देख ही नहीं पाते। अपने परिवार के बहन को दे दो, भाई को दे दो, माता जी को दे दो, पिताजी को दे दो, उसमें इनको कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन किसी दूसरे पार्टी को, जो अलाय हैं, जो दोस्त हैं, उनको देने में ये कभी सहज नहीं होते। तो इन्होंने सोचा कि भाई हमको इनको देने में हमारा नुकसान हो जाएगा, तो जेएमएम को इन्होंने नहीं दिया। अब जेएमएम इसी ताक में थी, इसी इंतजार में जेएमएम बैठी हुई थी। जेएमएम ने कह दिया कि हम बिहार में चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। माननीय अमित शाह जी बिहार में कैंप कर रहे हैं, अब आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन बिहार पर उनकी बड़ी पैनी नजर है। ऐसी नजर है मित्रों बिहार पर कि कल प्रशांत किशोर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि एनडीए लोकतंत्र की हत्या कर रही है। क्यों भाई? इसलिए हत्या कर रही है क्योंकि उनके पार्टी के जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए नामांकन कर चुके थे, एनडीए के खास तौर से अमित शाह जी और उनके केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं के दबाव में वो डरा करके, धमका करके स्वराज पार्टी के उम्मीदवारों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसलिए अमित शाह जी पटना में बैठे हुए और पटना में डेरा डाले हुए हैं अमित शाह जी, और इसीलिए उनके केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना में बैठे हुए हैं, और वो भी यही चाह रहे हैं कि जन सुराज से उनको डर लग रहा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल बता रहे थे। कौन बता रहे थे? जन सुराज के कर्ता धर्ता। अब सवाल है, आपकी बात ठीक है कि जिन्होंने नामांकन कर दिया उनके साथ भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाना चाहिए, यह गलत बात। ये आप हाईएस्ट मॉरल की बात आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं जाना चाहिए। मुझे समझ में यह नहीं आ रहा है कि वो कैसे उम्मीदवार हैं जिसको जन सुराज ने चुना, और वो जन सुराज के विचार से सहमत होकर के जन सुराज में आए थे। तो जब आपके विचारों से सहमत होकर के जन सुराज में आए थे, तो 2-3 दिन के अंदर में आपके विचारों से सहमति उनकी खत्म हो गई, जो उन्होंने आपका साथ छोड़ने का मन बना लिया, और केंद्रीय गृह मंत्री के धमकाने से, डराने से वो नामांकन वापस ले लिया। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्यों टिकट दिए थे? ऐसे व्यक्ति को आपने अपना उम्मीदवार क्यों बनाया? आखिर 243 सीट पर हर जगह इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी डराने धमकाने का काम करती। ये जो आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर, कुछ हद तक तो दम हो सकता है, लेकिन मेरा ये आपसे कहना है माननीय प्रशांत जी, बिल्कुल ठीक है, आपकी जायज डिमांड है
कि केंद्रीय गृह मंत्री हमारे उम्मीदवारों को डरा रहे। तो अगर डराने का ही काम केंद्रीय गृह मंत्री को करना है तो 243 सीटों पर आपने अपने उम्मीदवार उतारे, तो सभी सीटों पर वो डराने का काम करेंगे? वो 1, 2, 3 सीटों पर क्यों डराएंगे? क्यों डराएंगे 3 सीटों? ये बताइए। और ये 3 उम्मीदवार ही क्यों डर गए, बाकी तो नहीं डर रहे? अगर डराने का काम चल रहा होगा तो एनडीए की तरफ से सभी उम्मीदवारों को डराने का काम चल रहा होगा। केंद्रीय गृह मंत्री सबको धमका रहे होंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी सबको धमका रहे होंगे, फोन कर रहे होंगे, मिलने की बात कर रहे होंगे, तो बाकी तो नहीं डरे। 243 में से 3 लोगों ने ही डर के कारण अपना नामांकन वापस लिया। ऐसे डरपोक व्यक्ति, भले ही वो बड़े डॉक्टर हों, बड़े दार्शनिक हों, बड़ी हस्ती हों, लेकिन उनका डरपोक ऐसे व्यक्ति, माननीय प्रशांत किशोर जी, आपकी पार्टी के लिए शुभ नहीं। ऐसे डरपोक व्यक्ति जो केंद्रीय गृह मंत्री के फोन करते ही अपना पाला बदल ले और आपका साथ छोड़ दे, ऐसे व्यक्ति को तो अच्छा है कि वो पहले चले गए। ये आरोप बहुत बहुत चलेगा नहीं। ये बात ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि केंद्रीय गृह मंत्री ने दबाव बनाया, बिल्कुल बनाया, तो ये तो बनाएंगे, राजनीति में है वो तो करेंगे। मैं आपको लग रहा है कि राजनीति एक उच्च मानदंडों के साथ चल रही है, एक उच्च नैतिक मानदंडों के आधार पर राजनीति का कारवां पड़ रहा है। ये किस गफलत में है प्रशांत किशोर? आप इस बात को अब दुनिया को नहीं समझा सकते। राजनीति उच्च नैतिक मानदंडों पर नहीं चल रहा है। धूर्तता, झूठ, मक्कारी, धोखेबाजी, इस सब का नाम राजनीति हो चुका है। और आप इसके बहुत बड़े झंडाबरदार रहे हैं साहब। आप इन्हीं मक्कार लोगों के साथ राजनीति की शुरुआत की है, आप उसको जस्टिफाई करते हैं। अपने पुराने पिछले कृतित्व को जिस आधार पर जस्टिफाई करते हैं, उसी आधार पर आज गृह मंत्री जी कहेंगे हम साधु नहीं हैं, हम तो फोन करेंगे, हम तो लोगों को बोलेंगे कि भाई उनका साथ छोड़ दीजिए। अब उनको तैयारी करनी है कि साथ छोड़ना है नहीं छोड़ना है। आपने कैसे नेता का चयन किया जो अपोजिशन के एक फोन पे आपका साथ छोड़ देता है? तो ये कैसा समर्पण है? आपने किस मूल्य को भरा है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में? आपने किस आचरण का अनुसरण करने की बात की है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने प्रोबेबल कैंडिडेट को लेकर, अपने संभावित उम्मीदवारों के मन मस्तिष्क में आपने किस विचारधारा का बीज बोया है? कैसा आचरण करने का बीज बोया है? किस नैतिक संबल का बीज बोया है जो गृह मंत्री के एक फोन पर ही डर करके फौरन नामांकन वापस ले लिया? मेरा सवाल प्रशांत जी आपसे, आपकी बात बिल्कुल पक्की है कि गृह मंत्री डरा रहे हैं, मैं मानता हूं कि डरा रहे हैं, लेकिन यह सवाल फिर आप पर उठेगा। हमें गृह मंत्री डरा ले, हमें फोन कर लें कि आप ये काम करना बंद कर दीजिए, हमें तो नहीं डरा रहे हैं, और तो किसी को नहीं डरा रहे हैं, आरजेडी को तो नहीं डरा रहे हैं। आपके नेता को डरा दिया उन्होंने, और उसमें भी 3 नेता को, आपके 3 नेता को डरा दिया, बाकी को नहीं डराया। ये 3 नेता जो थे बहुत मालदार शख्सियत थे, तो उनको लगा कि ये पैसे खर्च कर देंगे, ये चुनाव जीत जाएंगे, तो 3 सीट तो बचा लिया बीजेपी ने। ये कैसी बातें कर रहे हैं? और अगर आप कर रहे हैं तो आपको यह कहना चाहिए साथ साथ कि यह बात ठीक है कि गृह मंत्री ने डराया, यह बात ठीक है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने डराया, लेकिन यह बात भी ठीक है कि हमारे उम्मीदवार डर गए। यह कहना चाहिए था आपको साथ कि हमारे उम्मीदवार डर गए। भाई राजनीति में है गृह मंत्री जी, साफ साफ उन्होंने कहा है हम यहां साधु बनने नहीं आए हैं, हमारा ध्येय है चुनाव लड़ना और हमारा ध्येय है चुनाव जीतना, और राजनीति में शाम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करेंगे। आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। आपके साथ अभी मैं देख रहा था ऐसे कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि उनकी माताजी का निधन हो गया आपकी वजह से। क्यों साहब? उन्होंने करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया और आप 10 बजे रात तक, आप और आपके साथी ऑन कैमरा बोल रहे हैं वो
ऑन कैमरा पत्रकारों के बीच बोल रहे हैं, आपने और आपके साथियों ने उन्हें एश्योर किया कि आपको टिकट मिलेगा। तो जब आपने एश्योर किया कि आपको टिकट मिलेगा, तो आपने उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया? जाहिर है आपका कोई कंपल्सन, आपने जब उनका उस व्यक्ति विशेष का टिकट काटा होगा, किसी दूसरे को दिया होगा, तो कुछ सोच समझ करके दिया होगा। लेकिन आप जो नाराज कार्यकर्ता हैं उसको क्या देंगे? आप कर रहे होंगे अपने तरीके से काम। उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए निश्चित रूप से आपके पास कोई ना कोई प्लान होगा कि हम नाराज कार्यकर्ता को कैसे मनाएं। लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है, पिछले 2-4 दिनों से लगातार प्रशांत जी, और मुझे जिस बात का डर था आखिर में वही हो रहा है। मैं अपने सभी पॉलिटिकल पंडितों से चर्चा के दौरान कहता था कि प्रशांत में जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है उसका अभाव है, लेकिन प्रशांत का जो इंथ्यूसियाज्म है, प्रशांत का जो एनर्जी है, वो इस पॉलिटिक्स के लिए बहुत अवसंभावी अवयव है, वो बहुत जरूरी पक्ष है। उसको लेकर के प्रशांत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप थोड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ कम से कम मीडिया को जिस तरीके से आप ब्रीफ कर रहे हैं उसमें अगर अपनी आप एक सलाहियत दिखाएं, उसमें अगर आप अपनी एक गंभीरता दिखाएं, उसमें आप कहें कि जिन सवालों का मैं आपको उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, तो उसमें हो सकता है कि मेरे उत्तर बहुत संतोषप्रद नहीं हो, लेकिन और मैं आपके उत्तर देने में अक्षम हूं, ये हो सकता है, लेकिन मेरी नीयत साफ है। आप याद कीजिए मोदी जी ने ब्लंडर किया नोटबंदी करके। उनको पता चला बाद में कि ये ब्लंडर हो गया है। ब्लंडर हो गया तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे 50 दिन का समय दीजिए, अगर मैं ठीक नहीं कर पाया तो मुझे चौराहे पर टांग दीजिएगा। उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो सकती है लेकिन मेरे नियत में खोट नहीं। इसको कहते हैं पॉलिटिकल मास्टरी। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल मास्टरी। प्रशांत जी, प्रशांत किशोर जी, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब आप कम्युनिकेशन में हैं तो आपके एक एक शब्द को नाप करके तौल करके जनता ले रही है। अब आपके ऊपर अनर्गल जो आरोप लगा रहे हैं अपोजिशन के लोग, मैं उसमें उनकी धूर्तता में मानता हूं। पैसे कहां से आ रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, ये उनका रहेगा। आपके ऊपर बनाएंगे दबाव, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। आप फंड मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, कहीं से ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उस पर वो आप सवाल उठाएंगे, आपत्ति करेंगे। भाई उस पर तो मैं सवाल ही नहीं कर रहा हूं, जब मैंने पहले ही कर दिया कि राजनीति धूर्तता का खेल है, झूठ का खेल है। लेकिन इस झूठ के भी खेल में, इस धूर्तता के भी खेल में एक खास तरह की पॉलिटिकल मर्यादा अघोषित रूप से डिफाइंड है। और वो डेफिनेशन है कि आपको जब भी आप कम से कम मीडिया से मिलें तो मीडिया आपको हो सकता है अनकंफर्टेबल सवाल पूछे, उसी अनकंफर्टेबल सवाल को आप कैसे जवाब दें, यह महत्वपूर्ण है। आप धमकाने लगते हैं पत्रकारों को। हो सकता है पत्रकार पढ़े लिखे नहीं हो सकता है पत्रकार आपके तरह डाटा एनालिस्ट नहीं हो सकता है, मुमकिन है। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो एक्यूमेंट है, कुछ ना कुछ तो एक शार्पनेस है जो आपको वो सवाल पूछ रहा है जिससे आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। उनके अनर्गल सवाल भी हो सकते हैं, लेकिन उन सवालों को कैसे डॉज करना है, उन सवालों को कैसे छोड़ देना है, उन सवालों पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है, गुस्सा करके देनी है, शांत रह करके देनी है, या विनम्रता से उन सवालों को छोड़ देना है। वायरल हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से कि आप इंटरव्यू छोड़ करके भाग गए। चलिए इंटरव्यू छोड़ करके भाग गए, इससे भी हो सकता है कि आप बने रहना चाहते हो, ये भी एक स्ट्रैटेजी बना लिया। ऐसा हुआ नहीं है, जब वो वायरल हो गया तो वो स्ट्रैटेजी बना लिया कि नहीं, इससे भी हमें प्रचार मिल रहा है। तो एक कहावत है हम लोगों की तरफ कि कुकर्मे नाम या सुकर्मे नाम, तो कुकर्म कर लीजिए, चलिए उसी से नाम हो रहा है। तो फिर आप में और अन्य नेताओं में क्या फर्क रह गया? तो जब आप आ रहे हैं तो आपकी बाकी बातें तो बिल्कुल दुरुस्त है, जो सवाल हैं वो आपके दुरुस्त हैं, लेकिन आपका जो व्यक्तिगत आचरण है इस पर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा प्रशांत। और मैं पटना में हूं, मैं लोगों से मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, और पटना में कई लोगों ने मुझे बताया कि इस आचरण की वजह से प्रशांत जी बड़ी तेजी से अनपॉपुलर, जबकि आपका
आपका संगठन बढ़िया काम कर रहा है, गांव गांव में आपके कार्यकर्ता ठीक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सामान्य कार्यकर्ताओं की भी तरफ देखिए। आपने जो कंपनी बना ली है, उस कंपनी से इतर कार्यकर्ता भी होंगे, उनका भी ख्याल रखिए। उसमें कंपनी में काम करने वाले लोगों की तरह वो स्मार्ट नहीं होंगे, वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते होंगे, उस तरह की उनकी हिंदी भी नहीं होंगी, उस तरह की उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। लेकिन बहुत सारी चीजों में पढ़ाई लिखाई का मतलब खाली डिग्री नहीं होती, किताबी ज्ञान नहीं होता है। अनुभव एक अपने आप में बड़ा ज्ञान है और बड़े ज्ञान का सोर्स है। इसीलिए आपकी जो यात्राएं हैं उसमें आपको बहुत ज्ञान हुआ होगा जो आपको किताबों में नहीं मिला। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि किसी के पास डिग्री हो, वो पीएचडी होल्डर या कोई बहुत बड़े पद पर रहा हो, ये उसका क्रेडेंशियल नहीं है। ज्ञान के मानदंड अलग हैं प्रशांत किशोर जी। तो मैं पाटलिपुत्र में आकर के आपसे ये आपको मैं संदेश देने की कोशिश कर रहा हूं। कोई विरोध नहीं, कोई आपका अनर्गल आपके खिलाफ नहीं हूं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कम से कम आप एक शांत जल में कंकड़ तो मारा है, तरंग उठे हैं और इस तरंग से खलबलाहट है, और इतनी खलबलाहट है कि केंद्रीय गृह मंत्री को कैंप करना पड़ रहा है। यह बात सही है कि केंद्रीय गृह मंत्री को आपके पार्टी के उम्मीदवारों को पटाना पड़ रहा है। यह बात सही है कि केंद्रीय गृह मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को फोटो खिंचवाना पड़ रहा है और आपके पार्टी के जो नामांकित उम्मीदवार थे उनको अपना नामांकन वापस लेना पड़ रहा है। यह बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इस सब के बावजूद आपको थोड़ा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अब ये कोई मैं अनसॉलिसिटेड एडवाइस दे रहा हूं आपको, लेकिन अगर आप इस बैटल ग्राउंड में बने रहना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको थोड़ा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और हमारा जो पहला विषय था कि झारखंड में जो ऑपरेशन झारखंड है वो आने वाले दिनों में वो आपको अगर होता हुआ दिखे तो आप अचरज मत करिएगा। ऑपरेशन झारखंड एकम्प्लिस्ड, ऑपरेशन झारखंड पूरा हो चुका है और वो ऑपरेशन हुआ झारखंड का बिहार। गठबंधन टूट गया और हेमंत सोरेन अब मोदी के होल्ड में जा चुके हैं। कुछ और बातें करेंगे। अभी कुछ दिन रहूंगा बिहार में, अगर जल्दी लौटना हुआ तो कोई बात नहीं, अगर रहा बिहार में तो आपसे कुछ और बातें बिहार की करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, खासतौर से दिशा, एसएसआर और जो सहारा के निवेशक बंधु हैं और जो बाकी दर्शक हैं, उन सबसे मैं अपील करूंगा कि जब तक मैं बिहार में हूं, हमारे बिहार की पॉलिटिकल एनालिसिस को भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, खराब लगे तब भी कमेंट कीजिए। आपके सारे संदेश, आपका सारा विवरण मैं पूरी तरह से लूंगा। आप हमें अगर कहेंगे कि इस बात को दुरुस्त कीजिए, दुरुस्त भी करूंगा। अगर हमसे कोई गलती भी हुई हो तो आप हमारे गलती को पॉइंट आउट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।